वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिमरू और उसके बाकी के दोस्त डंजन में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फिर एमिलियम को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है, क्योंकि जो उसको काम दिया गया था उसने वो अभी तक पूरा नहीं किया है। और कुछ देर बाद रिमरू का भी यही हाल होता है, जहाँ पर उसके दोस्तों ने भी उसे धोखा दे दिया था। उसी वक्त वहाँ पर मियो माइल आ जाता है और उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें यह मेंशन था कि रिमरू को काउंसिल मीटिंग में बुलाना चाहिए या नहीं, और इससे हमारा क्या फायदा होगा। वही काउंसिल की तरफ यही बात काफी देर तक चलती रही, पर आखिर में आकर उन्होंने डीमन लॉर्ड रिमरू को काउंसिल मीटिंग में बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि ये कह गया प्रिंस हिनाटा को अपना बॉडी गार्ड बनने को कह रहा है और वह रिमरू की पोल पट्टी सबके सामने ले आएगा। लेकिन रिमरू के खिलाफ एक अल्फाज भी हिनाटा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर चुकी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि डीमन लॉर्ड टेम्पेस्ट की जिम्मेदारी सियोन पर छोड़कर काउंसिल की तरफ टेलीपोर्ट हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत किंगडम ऑफ इंग्रासिया का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर रिमरू ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। वहीं दूसरी तरफ खड़ा बेनीमारू उस मैप को देखने के साथ बताता है कि जब मैं इस तरह से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टेम्पेस्ट काफी ज्यादा बड़ा है। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू का कहना है एरिया के हिसाब से यह सभी वेस्टर्न नेशन के टोटल एरिया के बराबर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुना कहती है कि अगर हमें कल काउंसिल मीटिंग में उनके साथ शामिल होने की इजाजत मिल गई तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कहने लगा था, हाँ तुम ठीक कह रही हो, और इसी के साथ हमारे मोस्टर एंड मैन कोऑपरेटेड अलायंस की ओर यह एक पहला कदम है। फिर वो गेट में एंटर करते हुए कहने लगा, अब समय आ गया है और कल वह फेथफुल मीटिंग है जो यह तय करेगी कि टेम्पेस्ट काउंसिल ऑफ द वेस्ट में शामिल होगा या नहीं। जिसके बाद हम किंगडम ऑफ एग्रांसिया के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिमरू इस शानदार नजारे को देखने के बाद कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से ही काफी ज्यादा चहल पहल है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी सुना को वो ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, जो देखने के बाद रिमरू भी समझ जाता है कि उसको वो ड्रेस चाहिए। इसी के साथ हम उस शॉप के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुना इतनी सारी ड्रेसेस को देखने के बाद कहने लगी थी ये कितनी प्यारी ड्रेस है। उसको इतना खुश देखकर रिमरू कहता है, हम यहाँ रोज नहीं आते, इसलिए आगे बढ़ो और जो तुम्हें पसंद हो वो ले सकती हो, और चाहो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा ताकि तुम हर दिन जो भी कुछ भी करती है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद दे सकूं। अब ये सुनने के साथ सुना काफी ज्यादा इंप्रेस होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हुए और भी ड्रेस देखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ खड़ा रिमरू उन दोनों से भी कह देता है, तुम लोग भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। जो सुनकर बेनीमारू तो काफी हैरान हो गया था, पर सुबह उसे बता देता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे ही काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। ये बात सुनकर रिमरू कहता है, अरे बस करो, वैसे भी तुम उन कपड़ों में और भी ज्यादा अलग दिखोगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबह का वो बंदा मेजरमेंट ले रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ बेनीमारू ने भी अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ सुना ने भी काफी सारी ड्रेसेस ट्राई कर ली थी, और इस नजारे को देख रहा रिमरू का कहना है, मुझे खुशी है कि इससे उन्हें खुशी मिली और वे हमेशा दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम उनके लिए मीटिंग में पहनने के लिए कुछ खरीद ही सकते हैं। और तो और उनके पास रोजाना पहनने के लिए कोई कैजुअल कपड़े भी नहीं थे, इसी वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देने में कोई बुराई नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर बेनीमारू कहीं से झांकने के साथ कहता है कि तो अगर मैं काफी ज्यादा चापलूसी कर लूँ तो मुझे कुछ होने पर परेशानी तो नहीं होगी। अब ये सुनने के साथ रिमरू हैरान होने के साथ उससे सवाल करता है, क्या तुमने कुछ कहा बेनीमारू को? उन पर बेनीमारू घबराते हुए मना कर देता है। अगले सीन में सुना ने काफी प्यारी सी ड्रेस पहन ली थी, और उसकी ड्रेस को देखने के बाद रिमरू उसकी तारीफें करते हुए कह रहा था, ये तुम पर काफी बढ़िया लग रहा है और तुम इसमें काफी खूबसूरत भी लग रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सुना भी इम्प्रेस हो चुकी थी, जबकि रिमरू अपने मन में बोला, श्राइन मैडम वाली पोशाक तो अच्छी है, लेकिन कैजुअल कपड़े तुम पर एक नया ही अंदाज दे रहे हैं, मुझे ये पसंद आया। नेक्स्ट सीन में बेनीमारू को अलग ही दिख रहा था, साथ ही वो कहता है, मैंने कुछ कपड़े पहनकर देखने का फैसला किया है। यहाँ तक कि सुबह भी काफी ज्यादा कूल दिखने के साथ कहता है कि क्या ये मेरे पे सही दिख रहा है। उन दोनों के आउटफिट को देखने के बाद रिमरू का तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, पर उनका दिल रखने के लिए वो कह देता है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान होने के साथ कहने लगे थे, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये हमारी तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती है। लेकिन रिमरू अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि खैर मेरा मतलब है कि तुमने सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा समय लगा दिया। अब ये सुनकर वो दोनों ही माफी मांगते हुए कहने लगे, इसके लिए हमें माफ कर दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी। पर रिमरू सामने की तरफ आते हुए हमसे कह रहा था, लेकिन जो भी हो तुम किसी भी चीज में अच्छे लगते हो यार, मुझे हॉट लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी सुना पीछे से आते के साथ उससे कहने लगी, रिमरू सामा क्या आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाले? जो सुनकर रिमरू कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि क्या तो तुम एकदम ठीक रही हो, तो तुम दोनों देखो और सीखो कि कपड़े जल्दी और पक्के तौर पर सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब ये सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो चुके थे, क्योंकि ये तरकीब वो दोनों भी जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिमरू मटकने के साथ ओनर की तरफ जाते हुए बड़े प्यार से कहता है कि अरे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझ पर अच्छा लगेगा। अब उसको किसी और से कपड़े सेलेक्ट करवाता देखेकर वो दोनों ही माने में उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक कैफे की तरफ आ गया था, जहाँ पर
रिमरू अपनी कॉफी में काफी सारी चीनी ऐड करने के बाद मिल्क ऐड कर देता है। फिर वो उसको सूंघते हुए कहा, कड़वाहट और मिठास के बीच का हार्मनी काफी यकीनन बड़ों का ड्रिंक है। उसी वक्त वहाँ पर हिनाटा आते के साथ रिमरू को बताती है कि इसमें बड़ों वाली बात है ही क्या, वैसे भी तुमने इसमें काफी ज्यादा मिल्क डाल दिया है। अब हिनाटो को अपने सामने देखने के बाद रिमरू के मुंह की सारी कॉफी बाहर की तरफ निकल गई थी। फिर वो अपना मुंह पोंछने के साथ कहता है कि चुप रहो हिनाटा, किसे परवाह है, ये तो बस माहौल बनाने की बात थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा वहीं पर बैठने के साथ कहने लगी थी, बच्चे जैसे कपड़े पहने हुए किसी बंदे से यह बात उतनी यकीनन दिलाने वाली नहीं है। इस पे रिमरू काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहने लगा था, ये क्या बकवास है, तो ये सच में बच्चों वाले कपड़े हैं, लगता है उस आदमी ने मुझे चूना लगा दिया। जिस बात पर वो दोनों भी एग्री करने के साथ कहते हैं कि हमें लगा था कि आप इससे खुश है इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा। अब इसकी वजह से रिमरू कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो वहाँ पर साउंड बैरियर क्रिएट करने के साथ मुद्दे की बात करते हुए ये बताना शुरू करता है, खैर तुमको यहाँ खींच लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर कल की मीटिंग से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। इसलिए हिनाटा भी कल की मीटिंग के बारे में बताने लगी। स्पेशल सेशन में टेम्पेस्ट के एंटर को अप्रूवल दे दी गई है और कल तुम्हारे साथ एक फॉर्मल क्वेश्चन और आंसर सेशन के बाद इसे ऑफिशियली बना दिया जाएगा। इस बात को तो रिमरू अच्छे से जानता था कि ऐसे ही होने वाला है, पर हिनाटा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोल पड़ी, अभी कुछ भी पक्का नहीं है और हो सकता है कि वे जानबूझकर तुमको भड़काने के लिए सवाल पूछें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू काफी रिलैक्स होने के साथ कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा गुस्से लगता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक समझदार इंसान हूँ जिससे लोगों से पेश आने का सलीका आता है। ये बात सुनकर हिनाटा भड़कने के साथ बताती है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो आ जाओ। उसको इतना गुस्से में देखकर रिमरू उससे माफी मांगने लगा था, यहाँ तक कि हिनाटा भी शांत होने के साथ कहने लगी, साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ बेवकूफ लोग मिलकर कोई साजिश भी रच रहे हैं, इसलिए केयरफुल रहना। और वो ऐसा कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो अभी तक उस प्रिंस की बात अभी तक भूली नहीं है। उसके इतने डरावने चेहरे को देखने के बाद रिमरू समझ जाता है कि कल की मीटिंग के दौरान उसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा। फिर वो उससे कहता है कि खैर उन्होंने हमें एक बहुत ही बढ़िया होटल में ठहराया है, जिसकी वजह से मुझे इसमें छिपी हुई मनसा नजर आ रही है, हालांकि मुझे लगता है कि वे इसके बारे में पहले ही पता लगा चुके हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए सुए बताता है कि इस बारे में मैं एक बात पक्का करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैंने उन्हें ये आपस में कहते हुए सुना था। उसकी इस बात पर हिनाटा बताते कि ईस्टर्न एम्पायर के खिलाफ डिफेंसिव फोर्स के बारे में कुछ और वो आगे कुछ भी कह पाते, तभी बेनीमारू बोल पड़ा, मैं समझ गया, तो वह चाहते हैं कि अगर एम्पायर उन पर अटैक करता है तो हम उनकी मदद करें। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपनी बात धरता है, खैर मुझे नहीं लगता कि हमें एम्पायर के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। पर बेनीमारू उसका रीजन पूछता है, जिस पर रिमरू बताने लगा, ये काफी आसान है, इसकी असली बात यह है कि इसे एम्पायर के नजरिए से सोचा जाए तो उनके हिसाब से वेस्टर्न नेशन पर अटैक करने के लिए उनके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है समुद्र के रास्ते से, लेकिन वहाँ पर काफी बड़े बड़े मोन्स्टर रहते हैं, और दूसरा रास्ता कनात माउंटेन के ऊपर से जाता है जहाँ डोरगन बसा है, लेकिन वह एक काफी खतरनाक जगह है जिसे ड्रैगन का घोंसला भी कहा जाता है, और आखिर में जूरा का विशाल जंगल जहाँ हम रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह एक डीमन लॉर्ड का इलाका है, यानी मेरा इलाका, और इसके आगे की बात हमें बेनीमारू से पता चलती है और अब बेल्डोरा भी लौट आया है, इसलिए किंगडम लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठा सकता। जिस बात पर एग्री करते हुए सुबह कहता है कि फिर भी यह एक फैक्ट है कि किंगडम ने कुछ परेशान करने वाली हरकतें की हैं और इसलिए मेरा मानना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा बताती है कि मैं रिमरू की बात से सहमत हूँ, लेकिन सुबह तुम भी सही हो, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं अभी जांच के लिए कहूंगी। दूसरी तरफ रिमरू अपने मन में बोला, हम दोनों ही काफी ज्यादा केयरफुल हैं। तभी एकदम से रफायर उससे कहने लगी थी, मेरा अनुमान है कि फिलहाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर इस पर दोबारा विचार करना जरूरी हो सकता है, साथ ही मेरा एक सुझाव भी है। उसकी बात को अच्छे से समझने के बाद रिमरू उससे कहता है कि हिनाटा-सान, क्या मैं तुमसे एक और गुजारिश कर सकता हूँ? असल में मैं चाहूंगा कि तुम डोरगन के अंदरूनी हिस्सों की भी इन्वेस्टिगेशन करो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उस कैपिटल से है जो एक बड़ी केव के अंदर बनी हुई है? तो अब मैं समझी, इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि डोरगन एक हमले का रास्ता भी बन सकता है। साथ ही तुम भले ही थोड़े खोए हुए से लगते हो, लेकिन तुम्हें कम नहीं आंका जा सकता। जो सुनकर रिमरू हैरान होते हुए अपने मन में कहने लगा, दरअसल ये रफाल का ही आइडिया था। जिसके बाद वो उन सभी से कहता कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुमको वह आदमी याद है जो फेस्टिवल के दौरान हमारी लगातार बुराई कर रहा था? और उसका नाम ड्यूक म्यूज है, जिसकी हत्या कर दी गई है, और ये वही बंदा है जिसको पिछले एपिसोड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, वह जिसके लिए भी काम करता था, जाहिर है वह वेस्टर्न नेशन में कोई अहम पर्सन था, जिसकी वजह से इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उनका कनेक्शन काउंसिल से हो सकता है। जबकि सुबह का कहना है ऐसा माना जाता है कि लंबे दूरी के हमले से उसकी हत्या की गई। अब ये सुनकर बेनीमारू उससे सवाल करने लगा था, क्या तुमने भी उसे नहीं देखा? जिस बात पर एग्री करते हुए सुबह कहता है कि ये सब अचानक हुआ और जब मैं उसे देख रहा था उसके ठीक बाद मुझे किसी चीज के टकरा कर उछलने की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं। उसकी ऐसी
बातों को सुनने के बाद सुना उससे सवाल करने लगी थी, और तुमको मैजिक या ओरा का कोई ट्रेस नहीं मिला? जिस सवाल का जवाब देते हुए सुबह बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस उसके माथे पर बना एक छेद देखा। जिस पर हिनाटा का कहना है उसके माथे पर छेद, क्या यह किसी स्नाइपर का काम था? इस पे तो रिमरू भी एग्री करते हुए कहता है कि लगता तो ऐसा ही है, पर यह अजीब बात है कि उसके बाद तुम्हें कुछ सुनाई दिया। पर सुना को स्नाइपर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसी वजह से वो रिमरू से पूछने लगती है, लेकिन रिमरू खुद सोच में पड़ते हुए कहने लगा, मैंने असल में इस दुनिया में कभी वो बंदूक नहीं देखी। फिर वो अपनी इमेजिनेशन स्किल का इस्तेमाल करने के साथ उन सभी को वो बंदूक दिखाने लगता है। अब इस वेपन को देखने के बाद उन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है क्या। वहीं दूसरी तरफ सूना काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये तो एक ऐसा वेपन लग रहा है जिसे मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, यहाँ तक कि उसने अपना साउंड बैरियर भी हटा दिया था। साथ ही वो रिलैक्स होने के साथ कहता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है? जिस बात पर एग्री करते हुए हिनाटा उसे एक सलाह देती है, और जरा केयरफुल रहना, साथ ही साथ वहाँ पर तुम कुछ भी करो पर अपना आपा मत खोना। जिसके बाद यहाँ से इनका टोकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू अंगड़ाइयां लेते हुए कह रहा था, तो क्या होटल वापस चलने के लिए तैयार हो, क्योंकि कल की मीटिंग के लिए हमें आराम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लेडीज को देख पाते हैं जो रिमरू को देखते हुए कह रहे थे, उस छोटे को देखो, वह छोटा सा पोंचो कितना क्यूट है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहता है कि लेकिन उससे पहले मैं कपड़े की दुकान वाले उस आदमी को खड़ी खोटी सुनाऊंगा। फिर हम किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो का सीन देखते हैं, जहाँ पर मारियाबेल अपने ग्रैंडफादर को बता रही थी, मैं देखूंगी कि डीमन लॉर्ड रिमरू काउंसिल में किस तरह से पेश आते हैं, साथ ही साथ मैं सेफली और फिक्स्ड रूप से उनके रूल करने के तरीकों को भी समझूंगी। अब ये सुनकर ग्रामबिले उससे सवाल करते हैं, तो फिर क्या उसका अप्रूवल सिर्फ एक ट्रैप था? उनके इस सवाल का जवाब देते हुए मारियाबेल बताने लगे थे, इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसे अप्रूवल मिल जाए। यहाँ तक कि कई कदम उठाए जा चुके हैं, साथ ही युकी को भी भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि डीमन लॉर्ड रिमरू खुद ही साथ मिलकर रहने का अपना मौका गवा देगा। उसकी इस बात पर ग्रामबिले बताते हैं, वेस्टर्न नेशन कोई एक जैसी यूनिट नहीं है, स्पेशली रूप से एंग्रासिया हम रोजो का मुकाबला करने के लिए तेजी से अपनी पावर बढ़ा रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मारियाबेल कहती है कि आपका मतलब किंग एगिल के मैजिक इंक्विजिटर से है ना? इस पे ग्रामबिले का कहना है, पर पहले ही तुमने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है ना? जिस बात पर मारियाबेल भी पूरी तरह से एग्री थी। इसकी वजह से ग्रामबिले काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहे थे, जरा केयरफुल रहना मारियाबेल, क्योंकि तुम ही ह्यूमैनिटी की होप हो। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर किंगडम ऑफ एंग्रासिया की तरफ आ गया था। वहीं एक होटल की तरफ हम मारियाबेल को देख पाते हैं, जिसने जोहान को बुला रखा था। साथ ही जोहान उसे बताते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड रिमरू अपने होटल से निकल चुके हैं और वह काउंसिल के हेडक्वार्टर्स की तरफ ही जा रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मारियाबेल उसके सामने स्वीट्स ऑफर करते हुए कहती है कि यह मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से है, उन्होंने इसे पेस्ट्री के साथ भेजा है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि उन्हें मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, वैसे क्या आप इसे चखना चाहेंगे? जिस बात पर एग्री करते हुए जोहान एक पेस्ट्री को उठा ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ मारियाबेल कहने लगी, मुझे अपने ग्रैंडफादर की तरफ से एक लेटर मिला है जिसका मैं अच्छे से रिप्लाई करना चाहती हूँ। उसका सीधा मतलब यह है कि अब उसका काम निकल गया है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाए। साथ ही उसकी बात को जोहान अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वो काफी गुस्से के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसको यूं गुस्से में जाता देखेकर यूकी ने भी देख लिया था। फिर वो मारियाबेल की तरफ जाते हुए उसे सवाल करता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह समझदारी थी और तुम जानती हो वह 5 एल्डर्स में से एक है? जिसका जवाब देते हुए मारियाबेल बताती है, जोहान के लिए यह तो बिल्कुल ठीक है, और क्या तुम इतनी दूर सिर्फ हेलो कहने आए हो? ये बात सुनकर यूकी कहता कि मारियाबेल तुम्हें जो चीजें चाहिए थी वह मुझे मिल गई है, साथ ही साथ मैं ड्रैगन के घोंसले तक गया था। पर चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसका क्या फायदा? जो सुनने के बाद मारियाबेल बोलती कि तुम्हारे पास जितने ज्यादा कार्ड हो उतने ही कम है, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। साथ ही साथ ह्यूमन, डीमन किंग और इस दुनिया के रूल कम्प्लीटली अनजस्टिफाइबल हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूकी कहता है कि क्या यही वजह नहीं है कि तुम दुनिया की रूलर बनने जा रही हो? उसके सवाल का जवाब देते हुए मारियाबेल कहने लगे, लेकिन मुझे अभी भी इंश्योरेंस की जरूरत है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जोहान जाते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कह रहा था, वह छोटा सा शैतान, पर मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। उसके ऐसा कहते यहाँ से काउंसिल के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर बेनीमारू कहता है कि मुझे यकीन है कि यह कोई आम मीटिंग नहीं होगी, जबकि रिबलू का कहना है हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शुरू से ही हमारे साथ दोस्ताना रवैया रखेगा या नहीं। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों रिमरू को देखने के साथ काफी खुश होते हुए उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। साथ ही उनमें से एक बंदा उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई और आपकी कंट्री का फेस्टिवल काफी शानदार था, जबकि दूसरी बंदा उसके खाने की तारीफ करता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक लेडीज उससे कहने लगी थी, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बन सकेंगे। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिबरू अपने मन में कहने लगा था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा स्वागत ऐसे किया जाएगा। फिर वो उनसे कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है और हम फ्यूचर में और भी ज्यादा फेस्टिवल करेंगे, तो आना जरूर। उसी वक्त वहाँ
पर एक और बंदा आते के साथ उनसे कहता है कि अब लॉर्ड रिमरू को इतना मत घेर लो यार, वैसे भी तुम छोटी कंट्रीज के लोगों को अपनी हद में रहना सीख लेना चाहिए। अपने सामने इन नमूनों को देखने के बाद रिमरू अपने मन ही मन में सवाल करने लगा था कि आप ये कौन है जिस पर टेलीपैथी के थ्रू सुबह बताता है यह बड़े नेशंस के काउंसलर्स हैं। मैंने सुना था कि सारे काउंसलर्स एक जैसे होते हैं, पर लगता है यह सिर्फ एक दिखावा है। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद वो बंदा उसके करीब आते हुए कहता है कि उनके जैसे लोगों के साथ कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने का कोई भी तरीका नहीं है। अब उनके जैसे ये शब्द सुनकर रिमरू उससे सवाल करने लगा था कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो बंदा बताने लगा, अरे यार क्या तुम जैसे डीमन लॉर्ड को ऐसी घुमावदार बातें समझ में नहीं आती। अब ये सुनकर फर्स्ट पर्सन का कहना है, चलो हम तुमको सिखाते हैं कि नोबल्स कैसे व्यवहार करते हैं। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगे। अब ये सुनकर रिमरू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी के लिए वहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं कर सकता, जबकि वो बंदे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वैसे वह आपकी मैजिक ट्रेन, मैंने सुना है कि आप कुछ बेहद दिलचस्प चीज बना रहे हैं, इसी वजह से मेरा नेशन उसे अपने यहाँ जगह देकर काफी खुश होगा। अब ये सुनकर रिमरू हैरान होने के साथ उन्हें बता देता है कि खैर हमें ट्रेन को एक सेंट्रल ऑर्डर में बिछाना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो तीनों कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप अपने कंट्री से हमारी कंट्री को वेपन और गोला बारूद दे सकते हैं। वैसे भी आप अपना एहसान जताना याद रखें। जो सब कहने के बाद वो तीनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद बेनीमारू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि उनकी इरिटेटिंग बातों को सुनकर रिमरू अपने मन में कहने लगा, लगता है उन्हें मैं अपनी बात कभी नहीं समझा पाऊंगा, इसी वजह से मुझे अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो उनसे कहा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर वो बंदा भी खुश होते हुए कहा, तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मुझे काफी सुकून मिला। फिर वो तीनों हंसने के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद बेनीमारू काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहता है कि क्या हमें उन्हें बस जाने देना चाहिए, पर मुझे कूड़ा कचरा यूं ही खुले में छोड़ देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके सवाल का जवाब देते हुए सुबह कहने लगा, क्या तुमको लगता है कि ग्रेट रिमरू ऐसे छोटे लोगों की बेवकूफी भरी बकवास से परेशान होंगे? जिस बात पर एग्री करते हुए सुना भी कहती है कि ये सोचना ही बेवकूफी है कि ग्रेट रिमरू ऐसे तुच्छ लोगों पर अपना समय बर्बाद करेंगे। अब ये सुनकर रिमरू को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैं ऐसा सोच सकता हूँ। यहाँ तक कि वो अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कहा, सही कहा बेनीमारू, वे लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद बेचारा बेनीमारू खुद पर ही शक करते हुए कहने लगा, लगता है मुझे अभी भी काफी कुछ सीखना है। उसी वक्त वहाँ पर चेयरमैन आते के साथ रिमरू से कहने लगे थे, आप ही डीमन लॉर्ड रिमरू टेम्पेस्ट है ना? मैं लेस्टर हूँ, काउंसिल का चेयरमैन, तो प्लीज इस ओर चलो। जो सुनकर रिमरू उनका शुक्रिया अदा करने के साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम सामने की तरफ जुहान को देखते हैं, जिसके इरादे रिमरू को लेकर अच्छे नहीं लग रहे थे। इसी के साथ यहाँ सिनका टोकर काउंसिल की मीटिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू के लिए एक अलग ही स्ट्रीट ऑर्गेनाइज कर दी गई थी। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियल तौर पर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना है और आज की मीटिंग के दौरान पता चलेगा कि रिमरू इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लायक है या नहीं। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बैठाया? ओ अब समझ में आया, यह मेरे खिलाफ उनका एक बचाव का तरीका है। ऊपर की तरफ चेयरमैन हथौड़ा पीटते हुए कह रहे थे, वह घड़ी आ गई है, इसी वजह से मीटिंग अब शुरू होगी और हमारा एजेंडा काउंसिल ऑफ द फेस्ट में टेम्पेस्ट को शामिल करना है। साथ ही साथ हमारी काउंसिल आपसे नेशन के मेंबरशिप एक्सेप्ट करने का इरादा रखती है, हालांकि हमारी कुछ शर्तें हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहता है कि चलिए उनकी शर्तें सुनते हैं। उन्होंने 3 शर्तें रखी है। पहली शर्त, इंटरनेशनल लॉ का पालन करना, जो भी कंट्री उनके साथ जुड़ती है उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बात करें दूसरी शर्त की, हमारे बाजार को खोलना, क्योंकि इस दुनिया में पेटेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि हमारी तकनीक चोरी हो सकती है। नहीं, तकनीक का चोरी होना तो हमारी चिंताओं में सबसे छोटी बात होगी। इसी के साथ वहाँ पर वही 2 बंदे कह रहे थे, अपनी ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए मेरी कंट्री को प्रायोरिटी दो। साथ ही साथ केवल मेरी ही कंट्री टेम्पेस्ट का पक्का सहयोगी बनने के लायक है। और ऐसी बात वहाँ के सारे बंदे एक एक करके कहने लगे थे। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा, मैं बातचीत के बहाने एक हैंडीमैन की तरह बर्ताव किए जाने से इनकार करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन सबको साइलेंस रहने को कहकर कहते हैं कि ये आप सभी के लिए अपनी बात कहने का समय नहीं है। जबकि रिमरू कह रहा होता है, उस चेयरमैन की हालत तो सच में काफी मुश्किल है और आखिरी शर्त, मिलिट्री फोर्स अवेलेबल कराना, मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन सच कहूँ तो ये शर्त हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होगी और सभी मेंबर्स कंट्रीज टेम्पेस्ट को सिक्योरिटी फी भी देती है। दूसरे शब्दों में कहे, हम पैसा भी कमाते हैं और साथ ही अपना इफेक्ट भी बढ़ाते हैं। अगर वे हमारा इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमें भी इससे कुछ फायदा होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन रिमरू से कह रहे थे, ये है जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन में एडमिशन की शर्त है। मैजिस्ट्रेट रिमरू, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है? अब ये सुनकर रिमरू कुछ भी नहीं कहता, पर वो रिफाइल का इस्तेमाल करने के साथ कुछ लिखना शुरू कर देता है। जो सब लिखने के बाद उसने उसको बेनीमारू को थमा दिया था, जिसके बाद बेनीमारू चेयरमैन की तरफ ले जाते हुए कहा, ग्रेट रिमरू ने अपनी चिंता और ऑप्शनल सुझावों को एक साथ रखा है। यदि
यदि आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। जिसके बाद चेयरमैन उस कागजात को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगे थे। उसने मेरी बात का एक एक शब्द लिख लिया और तो और उसने इम्प्रूवमेंट भी शामिल कर दिए। ये बात सुनकर रिमरू बताता है कि मैं आमतौर पर आपकी शर्तों से सहमत हूँ, इसी वजह से जो भी बातें मैं जोड़ना चाहता था वह सभी वहाँ लिखी हुई है। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो सुनने के बाद चेयरमैन बोलते कि प्लीज मुझे इसे रिव्यू करने के लिए थोड़ा समय दे दो, जिसके लिए रिमरू भी एग्री था, पर वो अपने मन में कहता है ऐसा भी नहीं है कि उसने हमें सोचने के लिए जरा भी समय दिया हो। फिर हम इसके 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन ने अपनी डिमांड उस पर्चे में लिखकर रिमरू को थमा दी थी, जिसको लेने के साथ रिमरू अपने मन में कहने लगा लगता है चेयरमैन को यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैं बातचीत करने के लिए राजी हूँ। आखिर मैं यहाँ बात करने के लिए ही तो आया हूँ, पर इंसानों और मॉन्स्टर के साथ मिलकर रहने के लिए। उसी वक्त वो उस पर्चे को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, यहाँ तक कि उसने अपनी डेस्क भी तोड़ दी थी। अब इस नजारे को देखने के बाद चेयरमैन की पतलून गीली हो जाती है, यहाँ तक कि वहाँ के सारे बंदों के मुंह खुले के खुले रह गए। जबकि हिनाटा ने उसे समझाया भी था कि वहाँ पर कोई भी हंगामा खड़ा मत कर देना, लेकिन उसने हिनाटा की एक नहीं सुनी, इसी वजह से वो आहें भरने लगती है। फिर हम यहाँ पर देखती हैं जहाँ पर रिमरू ओरा फार्मिंग करने के साथ सब लोगों को बता देता है क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो सब कहने के बाद वो अपने मन में परेशान होने के साथ कहता है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।